नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। चुनाव नियमों में संशोधन को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस ने चुनाव नियमों में हुए हाल के संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग द्वारा नियमों में किए बदलाव की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी को रद्द किए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा बदलाव करना संवैधानिक नहीं है, क्योंकि नियमों में बदलाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग को सभी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था। दरअसल चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग समेत कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए संशोधन किया गया है। इसके पीछे चुनाव आयोग का तर्क है कि इस संशोधन के जरिए इन दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 उपधारा 2 भाग ए में संशोधन कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने के अपने फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को बालाजी के खिलाफ लंबित मामलों और उसके खिलाफ गवाहों की संख्या, लोक सेवकों और अन्य पीड़ितों के बीच अंतर करने का विवरण देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी 2025 की तारीख तय की। ईडी ने दलील दी है कि रिहाई के बाद बालाजी की कैबिनेट मंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति ने गवाहों पर अनुचित दबाव बनाया है। सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जेल में रहते हुए भी बालाजी ने बिना विभाग के मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति संभाली, जो राज्य में उनकी शक्ति को रेखांकित करता है। बालाजी की ओर से पेश और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास किसी भी राज्य में बहुत अधिक शक्ति है और यहाँ जो बिना विभाग के हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह तमिलनाडु सरकार में लोक सेवक हैं, जहां बालाजी के पास 3 मंत्री पद हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले का जिक्र किया, जहां जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थी, जिसके तहत केजरीवाल को मुख्यमंत्री के कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में जाने या आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोका गया था। जस्टिस ओक ने गवाह के रूप में लोक सेवकों और आम लोगों की भूमिका का उल्लेख किया। जस्टिस ओक ने 2 दिसंबर को हुई कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें बालाजी के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिका में नोटिस जारी न किया जाए, क्योंकि वह निर्देश लेंगे। जस्टिस ओक ने जमानत देने का कारण होने से इनकार किया। जस्टिस ओक ने स्पष्ट किया, हम उस धारणा के तहत नहीं थे, कृपया हमें किसी चीज के लिए जिम्मेदार न ठहराएं। जस्टिस ने आगे कहा कि अन्य पीएमएलए आरोपियों को फैसले का लाभ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न कर पाना वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जब विवाह आपसी विश्वास और साथ के बिना मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा, विवाह आपसी विश्वास, साथ और साझा अनुभवों पर आधारित एक रिश्ता है,
जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं तो वैवाहिक बंधन मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है, जिसमें कोई सार नहीं रह जाता। इस न्यायालय ने लगातार माना है कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न कर पाना वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महिला द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि दोनों पक्ष 2 दशकों से अलग रह रहे हैं, इस निष्कर्ष को और पुष्ट करता है कि विवाह अब व्यवहार्य नहीं है। यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपूर्णीय रूप से टूटना तलाक के लिए वैधानिक आधार नहीं है, उचित मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राहत प्रदान की जा सकती है, जहां विवाह सुधार से परे हो। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में साक्ष्य स्पष्ट रूप से विवाह के अपूर्णीय रूप से टूटने की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि पक्षों के बीच कानूनी विवाद और उनका लंबे समय से अलगाव चल रहा है। अशोक ओहरा बनाम रूपा बिपिन जावेरी और शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, एक मृत विवाह को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता है, इससे केवल संबंधित पक्षों की पीड़ा बढ़ती है। न्यायालय ने कहा, जब विवाह दुख और संघर्ष का स्रोत बन गया हो तो उसे जारी रखने के लिए मजबूर करना विवाह संस्था के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। वर्तमान मामले में दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति तभी होगी जब दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी केवल इसलिए सेवा से अनुपस्थित नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा या वीआरएस आवेदन लंबित है। जस्टिस एस ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लंबित वीआरएस आवेदन की आड़ में सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए प्रतिवादी कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में डॉक्टर के रूप में सेवारत प्रतिवादी कर्मचारियों ने 2006 और 2008 में वीआरएस आवेदन प्रस्तुत किए और आवेदन दाखिल करने के बाद अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। वर्ष 2010 में अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 311 उपधारा 2 के दूसरे प्रावधान के खंड बी और अनुशासनात्मक जांच की अव्यवहारिकता का हवाला देते हुए लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण 400 से अधिक अन्य डॉक्टरों के साथ साथ उनकी नौकरी भी समाप्त कर दी थी। प्रतिवादियों ने बर्खास्तगी आदेशों को चुनौती देते हुए और अपने वीआरएस आवेदनों पर निर्णय लेने की मांग करते हुए रिट याचिकाएं दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेशों को रद्द कर दिया और परिणामी लाभों के साथ बहाली का आदेश दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की। राज्य की अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस ओक द्वारा लिखित निर्णय ने बिना किसी औचित्य के वीआरएस आवेदनों को लंबित रखने के लिए अपीलकर्ता राज्य उत्तर प्रदेश की आलोचना की। हालांकि इसने नोट किया कि प्रतिवादियों की अनुपस्थिति अनुचित थी। अदालत ने कहा, यह सच है कि वीआरएस के लिए आवेदनों पर निर्णय न लेने में अपीलकर्ताओं के आचरण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रतिवादियों के लिए अनुपस्थिति का सहारा लेने का कोई कारण नहीं था। जब प्रतिवादियों ने पाया कि उनके आवेदनों पर उचित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया गया तो वे कानून के अनुसार उपाय अपना सकते थे। प्रतिवादी की लंबे समय तक अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत ने उनकी बहाली के लिए हाईकोर्ट के निर्देश को अमान्य पाया। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने बीएसएफ कार्मिकों के तीसरे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति या एमएसीपी लाभ का अधिकार बरकरार रखा है।
उन्होंने उल्लेख किया कि देव शर्मा बनाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी अधिकारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी थी। उन्होंने माना कि 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा को भी एमएसीपी मूल्यांकन के लिए नियमित सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि अन्य लाभ प्रदान करते हुए एमएसीपी लाभ से इंकार करना देव शर्मा के आंशिक कार्यान्वयन के बराबर होगा। सेवानिवृत्त बीएसएफ कार्मिकों ने रिट याचिका दायर की और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना के तहत लाभ देने से बीएसएफ के इंकार को चुनौती दी। यह योजना 10, 20 और 30 साल की सेवा के बाद वित्तीय उन्नयन प्रदान करती है। यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि पहले के नियमों के अनुसार उन्हें शुरू में 57 साल की उम्र में रिटायर किया गया था। हालांकि देव शर्मा बनाम इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 60 साल की एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी। देव शर्मा में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया कि रैंक के आधार पर अलग अलग रिटायरमेंट आयु संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इसने सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की अवधि 60 साल तक बढ़ा दी और अतिरिक्त 3 साल पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट लाभों के लिए गिने जाने की अनुमति दी। इस विस्तार के बावजूद 57 और 60 साल के बीच सेवानिवृत्त होने वालों को एमएसीपी लाभ से वंचित कर दिया गया, क्योंकि इसके लिए 30 साल की नियमित सेवा की आवश्यकता होती है। रिटायर कर्मियों ने तर्क दिया कि देव शर्मा ने उन्हें 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा प्रदान की, जिसे एमएसीपी लाभों के लिए नियमित सेवा माना जाना चाहिए। बीएसएफ ने तर्क दिया कि देव शर्मा ने एमएसीपी योजना के तहत लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बीएसएफ वित्त विंग द्वारा जारी स्पष्टीकरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सेवानिवृत्ति के समय केवल नियमित सेवा वाले लोग ही एमएसीपी के लिए योग्य हैं। अदालत ने कहा कि अब एमएसीपी लाभ से इंकार करना देव शर्मा के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी। इसने लाभ को केवल पेंशन गणना तक सीमित कर दिया और वेतन का कोई बकाया नहीं दिया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिछले सप्ताह निलंबित न्यायिक अधिकारी और उनके 2 क्लर्कों को नाबालिग लड़के के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में बरी किया। उन्हें बरी करते हुए स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने गंभीर आरोपों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में देरी और मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की काल्पनिक प्रकृति को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा, जिससे मामला अविश्वसनीय हो गया। अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न की तारीखों और समय के बारे में पीड़ित और उसकी मां की गवाही में विसंगतियों और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मां या शिकायतकर्ता ने कथित कृत्य को अपनी आंखों से देखने के तथ्य से इंकार किया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जज पिछले 1.5 महीने से बच्चे को डरा धमकाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। 31 अक्टूबर 2021 को जब यह पूरा मामला सामने आया तो मां ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया। एफआईआर में मां ने दावा किया कि जज की मुलाकात उसके बेटे से टेनिस कोर्ट में हुई और दोस्ती करने के बाद वह उसे अपने घर ले गया। वहां जज ने कथित तौर पर शराब या जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब बेटा बेहोश हो गया तो जज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी जज ने बेटे को धमकाया और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके बड़े भाई को जेल भेज देगा। अदालत ने कहा कि यह संभव नहीं है कि बच्चा शराब पीने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी के बिना घर वापस लौट आए। अदालत ने यह भी माना कि जिरह के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने पिछले बयान का खंडन किया और आरोपी जज को अपने घर या कहीं और पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखने से इंकार किया। अदालत ने टिप्पणी की, इस तरह के अत्यधिक विवादास्पद मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर ही जांच करने वाले सीनियर पुलिस अधिकारियों से भरोसा करने की उम्मीद करना उचित नहीं है। उन्हें एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म एएलटी बालाजी पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने को लेकर दी गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। फिलहाल साकेत कोर्ट इस मामले पर अगले साल 6 मार्च को सुनवाई करेगा।
दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्व आरटीआई कमिश्नर उदय महोलकर की तरफ से साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल कर पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय कंटेंट प्रसारित करने और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एएलटी डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड के खिलाफ अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म या उसके निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर शिकायतकर्ता ने सीजेएम साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 20 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसकी निदेशक एकता कपूर सहित अन्य के खिलाफ कानून के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई न करने और एफआईआर दर्ज न करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें शामिल धाराओं में पॉक्सो एक्ट की धारा 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 295 और 296, महिलाओं का अभद्र चित्रण अधिनियम की धारा 4 और आईटी अधिनियम की धारा 67 शामिल हैं। सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च 2025 तय की गई है। एडवोकेट जिंदल के मुताबिक एएलटी बालाजी द्वारा प्रसारित सामग्री देश के कानूनों का उल्लंघन करती है और आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में आती है। इस कदम का उद्देश्य उन लोगों को जवाबदेह ठहराना है जो हमारे समाज के सांस्कृतिक और नैतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया खेड़कर द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा का लाभ उठाकर यूपीएससी को धोखा देने के कृत्य के बारे में मामला बनता है, जबकि वह इसके लिए पात्र नहीं थी। एकल न्यायाधीश ने कहा कि सामग्री से पता चलता है कि वह ऐसे लाभों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थी और उसने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार किए थे। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता का आचरण वास्तव में शिकायतकर्ता यूपीएससी को धोखा देने के उद्देश्य से प्रेरित था और उसके द्वारा व्यवस्थित सभी दस्तावेज समाज में वंचित समूहों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किए गए थे। न्यायालय ने उसकी वित्तीय और सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी गौर किया, जिससे संकेत मिलता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसके साथ मिलीभगत की हो। न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता के परिवार के पास आलीशान कारें और विभिन्न संपत्तियां होने के अलावा उसके पिता और माता भी उच्च पदों पर हैं, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार के सदस्यों ने याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अज्ञात शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की हो। इसलिए धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता होगी, पीठ ने फैसला सुनाया। खेड़कर पर यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए ओबीसी और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का आरोप है। आरोपों के सामने आने के बाद यूपीएससी ने खेड़कर का चयन रद्द कर दिया और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया। उन्हें सीएससी 2022 नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। बाद में दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 12 अगस्त को उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। आज के आदेश के साथ यह निरस्त हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुख्यात कैश फॉर जॉब भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और 4 अन्य सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया। इससे पहले खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती ने इस मौके पर जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा, जब सह आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है तब भी समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा कि प्रस्तुत की गई अधिक सामग्री जांच में आगे की प्रगति और अन्य विभिन्न विचारों पर विचार करते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार है।
समानता के पहलू पर निर्णय लेने में आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी भूमिका, घटना और पीड़ितों के संबंध में उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय समानता के आधार पर, आकलन के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता, जो कानून के तहत भी मान्य नहीं है। उन्होंने कहा, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं। उनकी गंभीरता को केवल कानून में निर्धारित सजा के परिप्रेक्ष्य से नहीं मापा जा सकता। इस प्रकृति का अपराध निश्चित रूप से उन अपराधों की श्रेणी में आएगा जो व्यक्तिगत या निजी गलत से कहीं आगे जाते हैं। न्यायालय मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता और आरोपी व्यक्तियों की चतुर चालों के आगे झुक नहीं सकता। इस प्रकार न्यायालय ने आवेदकों को जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे द्वारा दी गई अलग राय का समर्थन किया। इस अवसर पर जस्टिस रे ने कहा था, रिकॉर्ड से पता चलता है कि वर्तमान आवेदक मास्टरमाइंड थे और उन्होंने पूरे घोटाले की साजिश रची। उन्हें प्रसन्न कुमार रॉय, जीवन कृष्ण साहा जैसे आरोपियों के बराबर नहीं माना जा सकता, जिन्होंने वास्तव में दलाल या संग्रह एजेंट के रूप में काम किया। ऐसे में संबंधित जमानत आवेदनों को खारिज किया जाता है। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।